नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। इंडियन एक्सचेंज कहीं ना कहीं अपना डाटा फिर से छुपाने लगे हैं। क्या कुछ गड़बड़ करेंगे? क्योंकि आगे जैसे जैसे माहौल अच्छा बनेगा, मार्केट बूम करेगा और ये कहीं आपको धोखा न दे दे। क्यों? मैं आपको थोड़ा सा ऐसे में डाटा दूंगा, शायद आपको कुछ इससे समझ में आएगा वो कौन कौन से एक्सचेंज जैसे हो सकते हैं। दूसरा, फ्लोकी और आपका सोलाना के इकोसिस्टम पर जो भी टोकन लेंगे आगे आने वाले वक्त में एक अच्छा खासा बूम दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं वो भी बताता हूं, और कुछ छोटी बड़ी चीजें हैं वो भी कवर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले थोड़ा सा मार्केट का जायजा लेते हैं, एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है। तो मार्केट तो साहब देखो, बीटीसी अभी भी आपका 69,400 के आसपास है। तो ये कहो कि बहुत ज्यादा कोई अप एंड डाउन वाला सीन चल रहा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत चलता रहता, वो तो नॉर्मल सी चीज है। लेकिन यहां कुल मिला के वही है कि साथ फियर एंड ग्रिड इंडेक्स आपका 61 पर अभी भी विराजमान है। लेकिन यहां से कुछ नहीं कह सकते कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि कल जो जिस तरीके से $3,500 ये नीचे आया, उस हिसाब से तो किसी ने नहीं सोचा था कि अचानक से इतना नीचे आएगा। भाई ठीक है, $1,000-1,500 का पंप डंप तो चलता है, लेकिन जब इतना आता है तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी सी पैनिक क्रिएट करने वाली सिचुएशन लोग पैदा कर देते हैं। तो वो वाला सीन है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि एक तो वीकेंड चल रहा है, मे भी इस वजह से ऐसा हो सकता है मंडे को जो है कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब मैंने कहा आपके सोलाना के इकोसिस्टम पर आने वाले टोकन्स कुछ जो है अच्छे खासे बूम हो सकते हैं। उसकी वजह भी है, देखिए पिछले अगर एक हफ्ते का हिसाब किताब अगर सोलाना का देखते हो तो इसने इथीरियम, बीएनबी, इन सभी को, आर्बिट्रम, इनको सबको पीछे छोड़ दिया एक हफ्ते के वॉल्यूम में। यानी कि लगभग 11 बिलियन के आसपास का सोलाना का वॉल्यूम है। इथीरियम का आपका लगभग 10.5 बिलियन का वॉल्यूम है, और बीएनबी का 4.5 और आपका आर्बिट्रम 2.9। यानी कि ये देख लीजिए कि आर्बिट्रम और सोलाना में कितना डिफरेंस है। दूसरा, इथीरियम में और सोलाना में ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन फिर भी 1 बिलियन, आधा बिलियन भी बहुत हो जाता है, कम नहीं होता। लेकिन फिर भी इथीरियम को सरपास कर रहा है एक तरह से। तो कुल मिला के देखा जाए तो सोलाना का मूवमेंट फिर से बनना शुरू हो रहा है यहां। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सोलाना के इकोसिस्टम पे जो भी टोकन्स हैं वो हो सकता है कि आने वाले वक्त में अगर सोलाना ने अच्छा परफॉर्म किया तो फिर एक मैसिव रिटर्न आपको सोलाना वाले टोकन्स दे सकते हैं। जैसे सोलाना अभी आपका प्राइस लगभग $161 के आसपास चल रहा है, तो उसी से लग रहा है कि सोलाना में एक अच्छा मूवमेंट अभी भी बना हुआ है। अब इसका सबसे जो चर्चित है बोंक, ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में फिर दोबारा से एक रैली अच्छी पकड़नी शुरू कर दे। अब वैसे तो देखिए अभी जो मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से तो सबसे ज्यादा जो अभी चर्चा में है वो फ्लोकी है। कहीं ना कहीं फ्लोकी में अच्छे डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। अभी आपने देखा DW लैब ने जो उसमें इन्वेस्टमेंट भी किया है, और भी कई सारे जो है डेवलपमेंट उसमें आने वाले हैं। तो ये मुझे लगता है कि शायद फ्लोकी, बोंक और पेप का तो अलग ही सीन है। उसमें तो बस जब वो शुरू होता है दौड़ना तो फिर वो अच्छी खासी रिटर्न आपको दे ही देता है। तो देखिए आप अपने पोर्टफोलियो में फिलहाल ये तीन तो जरूर रखें, फ्लोकी हो गया, बोंक हो गया और पेप हो गया। इनको तो आप बिल्कुल ना छोड़ें। इसमें एक और रखते हैं WIF। मैंने आपको सुबह ही एक ट्वीट शेयर किया था जिसमें आपने देखा था पेपे और WIF दोनों अगल बगल में आ गए थे। तो यहां आप एक चीज ये नोटिस कर सकते हैं कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है और ये मीम कॉइन जो आए हैं, अच्छा खासा वॉल्यूम गेन कर रहे हैं और एक अपनी हाइप भी क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं मूवमेंट भी ज्यादातर मीम कॉइन्स की तरफ ही, लोग मीम कॉइन्स को ही पकड़ने लगे दोबारा से। जबकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन अभी भी जैसे के तैसे ही हैं, उनमें वही 5%, 10%, 5%, 10%, इससे ज्यादा को कुछ हिसाब किताब नजर आता नहीं। दूसरा, कुछ एक तो थोड़ा सा जो अभी मूव जो डाइवर्ट हो गया है ना, वो कहीं ना कहीं जो माइनिंग एप्स आ गए ना, इनकी वजह से भी हुआ है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, भाई होता क्या है, हाइप कौन क्रिएट करता है? इन्फ्लुएंसर ही क्रिएट करते हैं ना। अब मोस्टली तो इन्फ्लुएंसर आपको जो है माइनिंग करवा रहे हैं। आप देखो, फैक्ट है जो फैक्ट है, क्योंकि आप देखिए सारे ज्यादातर जो है आजकल माइनिंग एप्स ने बहुत सारा एक तरह से टाइम देखा जाए तो मार्केट का कैप्चर कर लिया है। तो जो माइनिंग से प्रोजेक्ट निकल रहे हैं वो भी आपको एक अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। तो भाई मेरे, मैं तो ये कहता हूं, एक सवाल यहां पर आप किसी ने मुझसे पूछा, सर माइनिंग प्रोजेक्ट को क्यों आप बता रहे हो, क्या रखा है उनमें? मेरे भाई, रखा नहीं हो तो इतना ज्यादा मार्केट में जो हाइप इनकी है तो ऐसे ही नहीं है। अगर आप माइनिंग कर नहीं रहे हो इस वजह से आपको ये लगता है कि इसमें क्या रखा है। 10 में से अगर 2 प्रोजेक्ट भी अच्छे निकल गए, मैं देखिए बहुत कम 2% ही मान के चलता हूं कि चलो 10 में से 2 प्रोजेक्ट भी अच्छे निकल गए, तो भाई साहब आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है आप माइनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा। तो इसलिए भाई देखिए, ट्रेंड के साथ चलो। जब आप ये देख रहे हो कि इस टाइम पर ट्रेंड सारा माइनिंग्स का चल रहा है तो कर लो, पैसा तो जेब से जा नहीं रहा है।
देना भी है तो आपकी मर्जी है भाई, देखो सामने वाला तो मांगेगा, आपकी मर्जी है देना दो, नहीं देना मत दो, फ्री की माइनिंग करो। तो ये खैर अपना अपना अलग अलग डिसीजन है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो मेरा फोकस जो अभी आपसे सिर्फ इतना ही है कि देखिए अभी आप 3-4 टोकन्स को ये जरूर पोर्टफोलियो में रखें जो मैंने आपको नाम बता दिए हैं। तो ये क्या है, सोलाना और कुछ मीम कोइन जिनमें अच्छी खासी हाइप आपको बनती नजर आ सकती है। अब जो अगला टॉपिक है वो है हमारा, कुछ इंडियन एक्सचेंज हैं जिन्होंने कुछ डाटा छुपाना शुरू कर दिया है। वो क्यों छुपा रहे हैं देखिए भाई, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे कॉइन मार्केट कैप पर जाइए तो वह मोस्टली तो ज्यादातर मैंने देखा डाटा सबका अवेलेबल है, लेकिन बिट बीएनएस, देखिए मैं आप किसी भी एक एक्सचेंज का नाम नहीं रहा, मैं केवल वो बता रहा हूं इंडियन एक्सचेंज कुछ आपके साथ गड़बड़ ना कर दें एक अच्छे मार्केट में। बिट बीएनएस यानी जो इसका रिजर्व डाटा दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। भाई आपके पास क्या रिजर्व में है, जो यूजर का फंड है उसका क्या है, कोई बैकअप आपके पास है या नहीं है, तो इसीलिए आपको रिजर्व डाटा वहां पर दिखाई देता है। तो फिलहाल बिट बीएनएस का रिजर्व डाटा वहां से रिजर्व डाटा अनअवेलेबल दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गया आपका बिट बीएनएस का। इसी घड़ी में जोड़ देते हैं हम वजीर एक्स को। वजीर एक्स ने भी अपना रिजर्व डाटा वहां से हटा रखा है। तो ये दोनों ही एक्सचेंज कहीं ना कहीं देखिए विड्रॉल में परेशानी तो करते ही हैं। बिट बीएनएस का तो बहुत ही बुरा हाल है, लोग 6-6 महीने हो जाते हैं विड्रॉ नहीं मिलता। बहुत से लोग देखने वीडियो के बाद बताएंगे मेरा 2 साल से अटका है, मेरा 1 साल से अटका है। तो बिट बीएनएस का तो वैसे ही बहुत बुरा हाल है, लोग कमेंट करते हैं तो रिप्लाई कुछ आता नहीं। तो इसलिए मेरा काम है सिर्फ आपको आगाह करना कि भाई आगे के लिए भी सतर्क रहिएगा, कुछ ऐसे एक्सचेंज यूज कीजिए जिनका कुछ डाटा वाटा दिखाई दे आपको। जैसे यहां पर मैं आपको वजीरेक्स का बताया, उसका भी नहीं है, बिट बीएनएस का उसका भी नहीं है, कॉइन डीसीएक्स इन्होंने अपना रिजर्व डाटा जो है अवेलेबल वहां करवा रखा है। तो अब जिन्होंने कम से कम 100 तो कर रखा है कि भाई हमारे पास रिजर्व डाटा क्या है कितना है, तो भाई देखिए मैं तो यही कहूंगा कि आप ऐसे एक्सचेंजों का यूज करें जो ट्रस्टेड हो, जिनका कम से कम कुछ पारदर्शी हो, कुछ दिखाई दे कि हाँ ठीक है इनके पास ये चीज अवेलेबल है। हम आंख बंद करके पैसा डालते जाएं और हमें जब जरूरत हो तब ये एक्सचेंज ऐसे हाथ खड़े कर देगा हमारे पास तो है ही नहीं, तो फिर आपका फंड कहां गया। तो भाई देखिए बुलरन रोज नहीं आता है, 4 साल बाद आता है। तो इसलिए भाई थोड़ा सा डिसीजन अपने हिसाब से लें, क्योंकि मेरा काम था सिर्फ जो डाटा मुझे दिखाई दिया आपके साथ शेयर करना। तो यहां और भी ऐसे एक्सचेंज हो सकते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा आप भी सर्च कीजिए जिससे कि कम से कम आप जिन एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं उनके बारे में आपको पता हो कि इनकी हकीकत एक्चुअली चल क्या रही है। और अब लास्ट में निर्मला सीतारमण, यानी इनसे हम बहुत परेशान रहे, क्रिप्टो टैक्स इन्होंने कम नहीं किया। अब ये जो नई सरकार का आज गठन हो रहा है इसमें निर्मला सीतारमण का साथ पत्ता साफ हो रहा है, यानी इनको कोई शायद पद नहीं मिल रहा है अभी तक, तो यही जानकारी है। आगे फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा कह नहीं सकते, जो भी हो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि हमारा क्रिप्टो टैक्स जो है, एक भी नया फाइनेंस मिनिस्टर आए कम से कम हमारी उम्मीदों पे थोड़ा सा खरा होता है। भाई क्रिप्टो टैक्स को कम से कम इतना कम तो करो कि हम भी देते हुए परेशान ना हो, हमें भी अच्छा लगे देते हुए। लेकिन 30% का जो सीन है वो तो वो कहता है कि कलेजे को चीर देता है। तो भाई उम्मीद करते हैं कि जो भी नया फाइनेंस मिनिस्टर हो कम से कम इस ब्लॉकचेन और क्रिप्टो इंडस्ट्री पर थोड़ा सा फोकस करे कि इनकी परेशानियां क्या हैं इनको भी समझे। तो देखते हैं कौन है फाइनेंस मिनिस्टर। अगर आप कोई गैस कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।